स्वतंत्रता सेनानी और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह भारतीय राजनीति में मात्र एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संपूर्ण विचारधारा है। वो अपनी सादगी और मर्यादित व्यवहार के कारण हमेशा भारतीय राजनीति में याद किए जाएंगे। आइए आज चौधरी चरण सिंह की 33वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम इस किसान प्रधानमंत्री को पुनः स्मरण करें। देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 फरवरी 1902 को वर्तमान हापुड़ जिले के नूरपुर गांव में हुआ था। उन्होंने एमए इतिहास से किया और उसके बाद 1926 में आगरा विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी की। जीवन यापन के लिए 1928 में उन्होंने गाजियाबाद में वकालत की प्रैक्टिस प्रारंभ की और यहीं 1929 में वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े। 1929 में कांग्रेस से जुड़ने के बाद 1930 में गांधी जी ने नमक तोड़ो कानून के लिए गुजरात में दांडी यात्रा निकाली थी। इस दांडी यात्रा निकलने के बाद भारत के संपूर्ण प्रांतों में कांग्रेसी स्वयंसेवकों ने नमक कानून को तोड़ा और चौधरी साहब भी इस कार्य में पीछे नहीं रहे। अर्थात 1930 में उन्होंने गांधी जी के दांडी मार्च से प्रभावित होकर के गाजियाबाद के लोनी में नमक बनाया और नमक कानून को भंग किया। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने उन्हें 6 महीने की कारावास की सज़ा सुनाई। 1935 में ब्रिटिश सरकार ने एक भारत सरकार अधिनियम 1935 इस नाम से पारित किया और उसके अनुसार प्रांतों में चुनाव आयोजित किए गए। ध्यान रखने की बात है कि अभी तक देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद नहीं हुआ था। 1937 में वो वर्तमान उत्तर प्रदेश, जिसे उस वक्त यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए चुने गए और इस समय चौधरी साहब की आयु मात्र 34 वर्ष थी। इस 34 वर्ष की आयु से ही प्रथम बार जब वो लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य बने तो उन्होंने किसानों के लिए अपनी आवाज़ उठानी शुरू की, क्योंकि चौधरी चरण सिंह के हृदय में गांव, मिट्टी और खेत तीनों कूट कूट कर भरे हुए थे। हम देखते हैं कि उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में किसानों की ऋण की समस्या को देखते हुए डेट रिडेम्पशन बिल 1939 में प्रस्तुत किया। उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने लैंड यूटिलाइजेशन बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रस्तुत किया और हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद 1952 में वो उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने। यूपी जमींदारी एंड लैंड रिफॉर्म बिल को प्रस्तुत करने का श्रेय भी चौधरी साहब को ही जाता है, क्योंकि वो इस कार्य में लगभग 1945 से ही जुटे हुए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि 1954 में लैंड होल्डिंग एक्ट जो उत्तर प्रदेश में पास किया गया, उसके पीछे भी चौधरी चरण सिंह जी की ही प्रेरणा थी। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने किसानों के लिए जो सर्वाधिक आवश्यक चीज़ है खाद, उस खाद से बिक्री कर भी हटवा दिया था और इसी के साथ छोटे किसान जिनकी जोत का साइज छोटा था उनसे लगान लेने की व्यवस्था भी चौधरी साहब ने समाप्त करवाई। तो एक प्रकार से अगर उन्हें हम किसानों का नेता कहते हैं या किसान प्रधानमंत्री कहते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है और यही कारण है कि आज हम 23 दिसंबर जो कि उनका जन्म दिवस होता है, उस दिन संपूर्ण भारत में, खास तौर पे ग्रामीण भारत में किसान दिवस के रूप में आज हम मनाते हैं। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो उनको कई बार अंग्रेजी सरकार के दौरान उन्होंने जेल काटी और लगातार किसानों के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहे। 1940 में आचार्य विनोबा भावे ने जब सविनय अवज्ञा
व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया तो उसमें भी उन्होंने सक्रिय भागीदारी की और उसके परिणाम स्वरूप भी उन्हें 1 वर्ष की सज़ा भोगनी पड़ी। उसके बाद 1942 में, जिस समय कांग्रेस ने और महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, उस समय भी 1942 से 1943 तक चौधरी साहब को अंग्रेजी सरकार ने जेल में डाले रखा। अर्थात चौधरी साहब लगातार स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेते रहे और जब भी उन्हें कोई अवसर प्राप्त हुआ तो गांव की, किसान की और खेत की बात उन्होंने विधानसभा में, संसद में सदैव उठाई। व्यक्तिगत रूप से चौधरी चरण सिंह जवाहरलाल नेहरू की अभिजात वर्गीय राजनीति के मुखर आलोचक थे और ये सार्वजनिक रूप से उन्होंने 1959 के नागपुर अधिवेशन में घोषित भी कर दिया था। हम देखते हैं कि बाद में धीरे धीरे समय का चक्र चला और कांग्रेस की राजनीति से उनका मोह भंग हुआ और 1967 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और राजनारायण और राम मनोहर लोहिया के सहयोग से वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हालांकि लंबे समय तक ये कार्यकाल नहीं चला, लेकिन 1970 में उन्हें पुनः कुछ समय के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पदभार पुनः सौंपा गया। हम जानते हैं कि 1975 में जब वो राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हुए तो 1975 में इंदिरा गांधी ने विपक्ष को दबाने के लिए आपातकाल, इमरजेंसी की घोषणा की और चौधरी चरण सिंह भी चूंकि विपक्ष के मुखर नेताओं में से थे, उनको भी जेल में डाल दिया गया। उसके बाद 1977 में जब चुनाव हुए तो उसमें जनता पार्टी के नेतृत्व में विपक्ष की जीत हुई और कांग्रेस इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बुरी तरीके से हारी और देश में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी जनता पार्टी के नेतृत्व में। इस जनता पार्टी की सरकार के, संयुक्त सरकार के प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई और इस मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जो सरकार गठित हुई उसमें चौधरी चरण सिंह भारत के गृह मंत्री बने। उसके बाद 1969 में उनको उप प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इसी बीच राजनीति ने तेजी से पलटी खाई और इसी उथल पुथल के क्रम में चौधरी साहब 28 जुलाई 1969 को देश के प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस ने उन्हें बाहर से समर्थन दिया, जैसा कि विधि के सम्मत नियमों द्वारा होता है, क्योंकि जब कोई संयुक्त सरकार इस प्रकार से गठित होती है तो उसे लोकसभा में बहुमत साबित करना पड़ता है। कांग्रेस ने चौधरी साहब को धोखा दिया और बहुमत साबित करने से ऐन पहले ही समर्थन वापसी की घोषणा कर दी। मजबूरी में 20 अगस्त 1969 को चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा और इस प्रकार मात्र वो 23 दिन ही भारत के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी से लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की और राष्ट्रपति ने लोकसभा भंग कर दी। इस प्रकार 1980 जनवरी के महीने तक वो देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहे। 1980 में उन्होंने एक नए दल, लोक दल की स्थापना की और अपनी मृत्यु तक इसके प्रचार प्रसार में जुटे रहे। 29 मई 1987 को खराब स्वास्थ्य के कारण दिल्ली में चौधरी चरण सिंह ने अंतिम सांसें लीं और उनके स्वर्गवास के बाद दिल्ली में जो उनका समाधि स्थल बनाया गया वो भी उनके जीवन में किसानों के महत्वपूर्ण स्थान को देखते हुए उनके समाधि स्थल का नाम भी किसान घाट ही रखा गया। तो हम देखते हैं कि चौधरी चरण सिंह देश के ऐसे किसान प्रधानमंत्री थे जिनके हृदय में जल, जंगल, जमीन और गांव की मिट्टी की सुगंध बसती थी। भारतीय राजनीति में वर्तमान में ऐसा जमीन से जुड़ा हुआ एक भी नेता दिखाई नहीं पड़ता। धन्यवाद।